हेलो, वेलकम टू रंकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है पारंपरिक भोजन और उसका महत्व, खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका और भारत में उचित भोजन की चुनौतियों के पहलू, और मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन की क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं, और ये क्या किस किस चुनौतियों का सामना करना है ना। अब देखिए, पारंपरिक भोजन और उसका महत्व, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। सबसे पहले समझें कि पारंपरिक भोजन होता क्या है। पहले किताबी भाषा में देख लेते हैं। पारंपरिक भोजन उसको कहते हैं जो पीढ़ियों से स्थानीय संस्कृति, जलवायु और कृषि परंपराओं के अनुरूप विकसित हुए हैं। अर्थात ये भोजन प्राकृतिक होते हैं और मौसमी होते हैं और क्षेत्रीय विशेष में होते हैं, क्षेत्र विशेष में आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं तो ये जो पारंपरिक भोजन है, ये दादी नानी के हाथ से बना वाला खाना है, बिना प्रिजर्वेटिव्स के, बिना फैंसी पैकेजिंग के, लेकिन फुल ऑफ न्यूट्रिशनल लोडेड होता है। अब देखिए, खिचड़ी, दाल चावल, सरसों का साग, इडली डोसा, बाजरे की रोटी, याद रखना बेटा, इनमें वो ताकत होती है जो आपके 100 रुपये की प्रोटीन शेक से भी आपको नहीं मिलती। इसके कुछ उदाहरण हैं। मैंने आपसे बोला कि ये क्षेत्रीय होते हैं, तो भारत के प्रमुख क्षेत्रों में इसको आप देख लीजिए कि कहाँ क्या मिलता है ना। भारत के किस क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उत्तर भारत में आप देखेंगे तो आपको दाल चावल खिचड़ी ये सब देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में देखेंगे तो इडली डोसा सांभर ये देखने को मिलेगा। वहीं पूर्वी भारत में देखने के लिए आप जाएंगे तो चूड़ा, दही, झोल और पीठा ये देखने को मिलते हैं। पश्चिम भारत में जाएंगे तो बाजरे की रोटी, घी, गुड़ और ये थाली पीठ। हो सकता है इसमें से बहुत सारे नाम आपने न सुने हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिला होता और वो केवल उस क्षेत्र विशेष में होके रह जाते हैं। लेकिन याद रखना, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल लोडेड होते हैं और वहाँ के क्षेत्र में वो लोग उसको अच्छी तरह से खाते हैं। अब देखिए, वैज्ञानिक महत्व इसका क्या है, समझ में आ रहा है आपको। ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी है कि हम ये जो चीज़ बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें छोड़कर हम इन सब चीज़ों की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। देखो, बड़ा ही सिंपल है। एक तो ये सीजनल होता है, ठीक है। दूसरा, ये लोकल होता है। और तीसरी बात है कि केमिकल फ्री होता है। केमिकल फ्री होता है। केमिकल फ्री होगा तो भाई आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लोकल होगा, आपको कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगा। और सीजनल होगा तो इसकी बहुत अच्छी एक बात यह है कि एक डिफरेंट डिफरेंट सीजन में आपको जिस चीज़ की नीड होती है आपकी बॉडी को, आपको स्वस्थ रखने के लिए, वो उसी सीजन में ग्रो होता है और तब हम उसको खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तब आपने देखा होगा कि सिट्रस फ्रूट, खट्टे खट्टे जो फल होते हैं वो देखने को आपको मिलेंगे और रसदार जो फल होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, सीजनल। सीजनल ये बात हो गई। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारी जो बॉडी है उसको भी ये फैंसी खाने की आदत होती नहीं है। ये हमारे पाचन के लिए उसको ऐसे ही खाने की आवश्यकता होती है जो बिल्कुल आपका ट्रेडिशनल खाना होता है, जिसको हम सदियों से खाते चले आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अच्छी खासी हीलिंग पावर होती है, इम्यूनिटी भी इससे सॉलिड रहती है, आपका पाचन भी इससे अच्छा रहता है। इसमें मेनली हाई बायो अवेलेबिलिटी रहती है, शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, यानी जैसे कि दही, छाछ, अचार, ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपको पाचन में भी सहायता करेंगे और आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देती हैं। तो याद रखना, खिचड़ी में जो हीलिंग पावर है वो इम्पोर्टेड ब्रोकली में भी नहीं है। इसीलिए जो लोकल है, लोकल खाना, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये आपको मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स से लोडेड खाना आपको प्रोवाइड करता है, जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है और आपको बढ़िया तरीके से स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। और ये बहुत हैवी और बहुत महंगा भी नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। पारंपरिक भोजन त्यौहार, धार्मिक आयोजन और लोक संस्कृति से जुड़ा रहता है। यह सामुदायिक भोजन प्रणाली कम्युनिटी ईटिंग को प्रोत्साहित करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आया, हमने यहाँ देखा पारंपरिक भोजन क्या होता है। इसके अलावा ये भारत के किस क्षेत्र में कौन सा पारंपरिक भोजन प्राप्त हमको होता है ना। ये बहुत सारे और भी होते हैं, केवल यही नहीं है, लेकिन इनको हम सबको यहाँ लिस्टेड करना आसान नहीं है
और ज़रूरी भी नहीं है, तो इसको हम MCQs के माध्यम से बाद में कवर कर लेंगे। अभी केवल हम बेसिक्स यहाँ पे देख रहे हैं। वैज्ञानिक महत्व इसका क्या होता है, तो लोकल बायोडाइवर्सिटी वाला बता दिया। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी हमने इसके देखे और समझे। इसके अलावा इसके MCQ जब भी आपको नीचे मिल जाएंगे। अब हमारा देखिए इसी टॉपिक में एक और सब टॉपिक है जिसको बोलते हैं खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका। अब ये खाद्य फोर्टिफिकेशन क्या होता है, देखिए आपने ऐसा देखा हो कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो आसानी से अवेलेबिलिटी भी रहती है उनकी और हम उनको खाते भी हैं, लेकिन याद रखिए उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं वो कुपोषित हो जाते हैं। यानी कि वो जो खाना है उसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है जो आपकी बॉडी को चाहिए होती है। तो अब देखिए उस खाने में उसी को न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करना ही फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। सिंपल है। ज़रूरी क्यों है पहले ये समझते हैं। भारत में भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भूख से, हिडन हंगर से ग्रस्त हैं। खाना तो मिल रहा है लेकिन बॉडी में आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है और जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं अस्वस्थ रहते हैं। अब देखिए आसान भाषा में मैं आपको फूड फोर्टिफिकेशन को बताऊं तो इसको कहते हैं बेटा न्यूट्रिशन का जुगाड़। यानी सरकार जब कहती है कि भाई खाना खाओ, लेकिन कैसे, न्यूट्रिशन के साथ। पैकेट पे आपने देखा होगा किसी किसी पे, जैसे आपको मैं बताऊं नमक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। जैसे नमक है, नमक में हमने आयोडीन मिक्स कर दिया, दूध में हमने विटामिन ए और डी ऐड कर दिया, आटे में हमने आयरन फॉलिक एसिड ऐड कर दिया, चावल में हमने आयरन और B12 और फॉलिक एसिड ऐड कर दिया और तेल में हमने ए और डी विटामिन को ऐड कर दिया। इसी को हम कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। अब देखिए आप रोज़मर्रा के जीवन में ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, लेकिन सोचिए अगर फूड फोर्टिफिकेशन ना होता तो इन सब चीज़ों की आपकी बॉडी में कमी हो जाती, जिसकी वजह से आप कुपोषित रह जाते। तो फूड फोर्टिफिकेशन यही रहता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को ऐड कर देना। सिंपल है। आप याद रखना कई ऐसे आपने खाने के पैकेट्स देखे होंगे जहाँ पे +F ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि फूड फोर्टिफाइड है, कि इसमें हमने बाद में न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ऐड की है। याद रखना हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखते तो हेल्दी हैं लेकिन अंदर से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं। इसको कहते हैं हिडन हंगर। तो फोर्टिफिकेशन से इसको रोक सकते हैं। थकान वाला एनीमिया, अंधेरे में दिखना बंद होने वाली रतौंधी, बच्चों में जन्म से जुड़ी हुई समस्याएं। मतलब सीधा सा लॉजिक है, खाना वो जो पोषण दे, सिर्फ पेट न भरे। खाना वो जो आपको पोषण दे, केवल पेट न भरे। समझ में आ रहा है? ऐसा हमको खाना होगा, उसी को हम फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से पूरा करने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है। अब देखिए स्वास्थ्य समस्याएं हमने बात कर ली इस पे। जैसे अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा, विटामिन ए की कमी होगी तो आपको रतौंधी हो जाएगा, फॉलिक एसिड की कमी होगी तो जन्म दोष होते हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी जब आपको विटामिन डी नहीं होगा या उसकी कमी होगी। अब देखिए मैंने आपको बताया कि भारत में बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो कुपोषित है। तो भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कुपोषित को पोषण में बदलें। तो उसके लिए बहुत सारी सरकारी पहलें हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखिए इंडिया की रियल स्ट्रगल बैलेंस डाइट का चैलेंज है। अब सोचिए 130 करोड़ की आबादी, अभी तो ठीक है 145 हो गया, लेकिन ठीक है 145 करोड़ की जो आबादी है उसमें सबको न्यूट्रिशन देना है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो मिशन इम्पॉसिबल हो गया, है कि नहीं? ठीक है। इसमें दिक्कतें कौन कौन सी आती हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चुनौतियां कौन कौन सी इसमें आती हैं। सबसे पहले अच्छा एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये +F लोगो लागू किया है जो फोर्टिफाइड उत्पादों की पहचान करता है। ये अभी मैंने आपको बता दिया था। बाकी कुछ ऐसे ICDS, मिड डे मील, पोषण अभियान, ये फोर्टिफाइड खाद्य उपयोग किया जाता है। देखिए ये पोषण अभियान चल रहा है, जो आदिवासी लोग रहते हैं, हमारे ट्राइबल बंधु रहते हैं, उनमें उनमें कुपोषण है उसको कम करने के लिए इसमें ये अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान में जो खाना दिया जाता है उसमें फोर्टिफाइड खाद्य का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उनको फुल न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको मिले, है ना, ये चीज़। अब देखिए चुनौतियाँ इसमें क्या क्या होती हैं, समझिए इस बात को, बहुत आसान है। जनता में जागरूकता की कमी है। अब देखिए
जो बेचारे लोग जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है अच्छा, गांव में रहते हैं या फिर बहुत दूर रहते हैं शहर से, उनको तो ठीक है, नहीं पता होता कि भाई कहाँ से हमको कौन सा विटामिन मिलेगा। वन है, उनको सब पता है कि किस चीज़ से क्या प्राप्त होता है, फिर भी वो जंक फूड खाते हैं। तो क्या है भाई, जागरूकता की कमी है। जो अंधी शहरी बनने की दौड़ है उसमें वो लोग लगे हुए हैं। इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिसमें इनको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए इनको, वो इनको नहीं प्राप्त होते हैं। छोटे व्यवसायिकों की तकनीकी अक्षमता। अब देखिए, छोटे व्यवसाय हैं, उनमें वो फूड फोर्टिफिकेशन जैसी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से ये भी एक चुनौती है। लागत की समस्या। अब देखिए, खाने को अगर बहुत ज़्यादा हम पोषण से युक्त बनाएंगे तो उसमें लागत भी आएगी, इसकी वजह से भी नहीं हो पाता है। निगरानी की व्यवस्था कमज़ोर है। कितना अनाज आया, कितना पीडीएस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या हुआ, एक तंत्र बहुत बड़ा नहीं है और एक कमज़ोर तंत्र है, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगला हमारा सब टॉपिक है कि भारत में उचित भोजन की चुनौतियाँ क्या हैं। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं कि संतुलित भोजन का अर्थ क्या है। आप सब समझते हैं, ऐसा भोजन जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिले जो कि हमको इंस्टेंट एनर्जी दे, हमें प्रोटीन प्राप्त हो जो हमारी मसल्स बिल्डिंग में, हमारे डेली मसल्स की टिश्यूज़ की टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करे, फैट्स स्टोर होके रहे हमारी एनर्जी के रूप में, विटामिन्स जो हमको बीमारियों से बचाएं, मिनरल्स हों, फाइबर्स हों जो कि हमें क्या करें, खाने के डाइजेशन में हेल्प करें और बॉडी को बचा के रखें, और वाटर की अच्छी खासी मात्रा हमारी बॉडी में होनी चाहिए। जब भी आप खाना खाएं तो आपको इनमें से सारी चीज़ें छोटी छोटी मात्रा में आपको चाहिए होती हैं, आपकी बॉडी मास वेट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये इसी को हम संतुलित भोजन कहते हैं। लेकिन क्या संतुलित भोजन सबको मिल पाता है? बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो इसमें चुनौतियाँ क्या आती हैं, क्यों नहीं मिल पाता है, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसमें जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनको तो हम समझेंगे ही, लेकिन उसको मैं पहले आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला ये है कि भाई पैसा नहीं है तो न्यूट्रिशंस कैसे लें, गरीब आदमी पोषक खाना कैसे खरीदे, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी बात, नॉलेज की कमी होना। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रोटीन क्या होता है और फाइबर क्या होता है, कहाँ से मिलता है और हमें कितना लेना चाहिए, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। अब दूसरी बात, फास्ट फूड का जो प्रचलन है भैया, खतरनाक लेवल पे है, फैशन में है। मैगी खा लिया, बर्गर खा लिया, मोमो खा लिया, सब चलता है, लेकिन न्यूट्रिशन गायब। अब एक ही फूड पैटर्न, एक कारण ये भी हो सकता है कि एक ही फूड पैटर्न रहता है हमारा, वही गेहूँ चावल, बिल्कुल जैसे कि अपन सिलेबस को रटते रहते हैं, ऐसे ही वही सेम सेम खाना हमको खाने को, हम क्या खाने में डाइवर्सिटी नहीं लेकर के आते हैं। अब देखिए, होना तो ये चाहिए कि जब सीजनल सब्जियां आएँ तो हमको सारी की सारी खानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हरी पत्तेदार सब्जियां ही पसंद नहीं होती। कैसे लोग होते हैं, तो वो केवल दाल खाना पसंद करते हैं, कुछ केवल आलू खाना पसंद करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि एक जैसा पैटर्न जिनका खाने का रहता है उससे भी क्या हो जाता है, आपको कुपोषण हो जाता है। ये भी है। अगला एक सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि महिलाएं यानी कि फीमेल और जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं, और यही फ्यूचर की बैकबोन है, और यही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, आर्थिक विषमता, गरीबी है तो कहाँ से लेके आए पोषण, खाद्य विविधता की कमी है, एक जैसा खाना खाते हैं, शिक्षा और जागरूकता की कमी है। कहीं कहीं देखिए, गाँवों में हो सकता है कि शिक्षा कम हो सकता है कि दूर दराज जंगलों में जो लोग ट्राइबल्स रहते हैं उनके पास शिक्षा की कमी हो, लेकिन इसके साथ साथ जागरूकता की कमी उन लोगों में है जो शहरों में रहते हैं। उनको नहीं पता कि संतुलित भोजन क्या होता है और क्या हमें खाना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि अगर पिज़्ज़ा बर्गर, अगर ये हम नहीं खाएंगे तो हम शहरी नहीं रह पाएंगे, जो शहरी बनने की जो दौड़ है उसमें वो पिछड़ जाएंगे। उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव, फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ गया है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, इनका बहुत ज़्यादा सेवन हो गया है। ये देखिए, न्यूट्रिएंट जीरो, पुअर होता है, कैलोरीज में बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ जो कि हमारे लिए ख़तरनाक है।
खराब खाद्य आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन अच्छी नहीं है हमारी। ताज़े फल, दूध, सब्जियां समय पर और जगहों पर पहुंच नहीं पाते हैं। महिलाएं और बच्चों की पोषण समस्याएं भी हैं। गर्भवती महिलाओं में आयरन, फॉलिक एसिड की कमी आती है और बच्चों में प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन इसकी कमी रह जाती है। खाद्य अपव्यय, फूड वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ भूख है और दूसरी तरफ होटल और घरों में भोजन फेंका जाता है, आम समस्या है, इस पर तो बात ही नहीं करनी है। हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा एक बड़ा कारण है कुपोषण का। अब देखिए समाधान क्या है। समाधान देखिए यहाँ जो दे रखे हैं वो तो हैं ही। पहले हमने क्या देखा कि संतुलित आहार है क्या, कहाँ परेशानी आ रही है ये देखा। अब इसका समाधान क्या है, हम इस पे बात करेंगे। इसका समाधान देखिए बहुत सारे हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि कितना खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू होना चाहिए उसको सिलेबस में डालो। बच्चे बचपन से ही सीखें उसको। उनको पता होना चाहिए कि हम अगर पिज़्ज़ा खाएंगे, अगर हम पानी पूरी खाने जाएंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, और वहीं अगर हम एक गिलास दूध पिएंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा। उनको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, फोर्टिफिकेशन को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना होगा। सिर्फ लोगों और अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको समझाया था कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि नमक हो गया, है ना, और आपका मिल्क हो गया, इनमें भी टोटल न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, इसमें बाद में ऐड किए जाते हैं। उसी को हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, जिसका लोगो होता है +F। इसको ग्राउंड स्तर पे भी उतारना होगा, केवल हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। मिलेट्स को फिर से लाओ, ये छोटे ग्रेन्स, इनमें बड़ी ताकत होती है भैया। मिलेट्स को क्या करो, जीवित करो, इनमें अच्छा खासा पोषण होता है। दूसरा, और भी हम देख सकते हैं कि पोषण अभियान को और बड़ा बनाओ, सही बेनिफिशियरी तक पहुंचाओ, और भाई अपने घर का खाना खाओ। दादी की रेसिपी में ही आपकी हेल्थ छिपी हुई है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बाहर का आप कितना भी खाएंगे, आप आज तो आप जवान हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, आपके खाने की, आपके डाइजेशन पूरे सिस्टम की पूरी एक लाइफ है। इसको आप सही से ट्रीट नहीं करेंगे तो एक टाइम पे आकर ये भी आपको सही से ट्रीट नहीं करेगा। आपका लिवर भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, ना आपका पेनक्रियाज रहेगा, ना आपकी इंटेस्टाइन इतनी मजबूत रहेंगी, और फिर आपको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि फिर आपको पता चलेगा कि उस समय पे अगर हमने ये बात मान ली होती तो ठीक रहते। कभी कभी क्या होता है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए केवल मॉडर्न सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, कभी हमें ट्रेडिशनल की तरफ जाना पड़ता है। तो हमें खाने में क्या करना पड़ेगा, जो मोटा अनाज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। सरकार उस पर ध्यान भी दे रही है, समझ में आ रहा है, और ट्रेडिशनल खाने की तरफ हमको क्या होगा, लौटना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ समाधान और भी हैं, जैसे पोषण शिक्षा देनी होगी। क्या करें, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वहीं से उनको पोषण का ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए। फोर्टिफिकेशन का विस्तार करना चाहिए, हर जगह पर ये फोर्टिफाइड फूड मिलना चाहिए। कृषि का विविधीकरण होना चाहिए, जैसे कि केवल गेहूँ, केवल सरसों, इन सब चीज़ों पे केवल कृषि का विविधीकरण होना चाहिए। मोटे अनाजों को उसमें शामिल करना चाहिए। महिला और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे पोषण अभियान, IFA टैबलेट्स, इनका वितरण और बड़े स्तर पर करना चाहिए। खाद्य वितरण प्रणाली जो रहती है उसमें हाई न्यूट्रिएंट ग्रेन्स का PDS में समावेशन कर देना चाहिए। जैसे आपको पता होगा PDS में आपको यहाँ पे आपको राइस मिलते हैं और आपको गेहूँ मिलते हैं। इसके अलावा हमको और भी रागी और मिलेट्स, ये जो मोटा अनाज उसको इसमें शामिल करना चाहिए। अब उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इतना उगा तो लें, तो पहले कृषि में उसको समृद्ध करना होगा। ट्रेडिशनल डाइट को पुनर्जीवित करना होगा, लोकल रेसिपी प्रमोशन करना पड़ेगा। जैसे आप बिहार जाएं तो वहाँ का लिट्टी चोखा खा के देखिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब देखिए हमारा इसके बाद एक अगला टॉपिक और है, जिसमें है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ व पारंपरिक भोजन उनका क्या है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि MP में लगभग 21.1% के आसपास जनजातियाँ रहती हैं, 1.5 करोड़ के आसपास, जिसमें भील सबसे बड़ी जनजाति है। सेकंड नंबर पे गोंड है। अब देखिए हमको इनका पारंपरिक, देखिए आपको पता होगा कि जो ट्राइबल्स हैं वो जंगलों में, आज तो ठीक है बहुत प्रॉपर जंगलों में तो नहीं रहते, लेकिन फिर भी इनको हमेशा से माना जाता है जंगलों का रक्षक। ये हमेशा से जंगलों में रहे हैं। तो अब इनके पास तो वहाँ पे भाई MCD था नहीं, MCD इनके पास तो था नहीं,
तो ये तो पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते, ये वहाँ का ट्रेडिशनल खाना खाते हैं और आज भी बड़े स्तर पे ये उसको खाते हैं। लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ये खाते हैं, इनका स्पेशल फूड क्या है और स्पेशल फूड के साथ साथ उससे इनको प्राप्त क्या होता है। तो सबसे पहले हम गोंड देख लेते हैं। ये कोदो कुटकी, मक्का, महुआ फल, इन सब चीज़ों को ये अपने खाने में, डाइट में सम्मिलित करते हैं। भाई पोषक अनाज हैं, फाइबर और आयरन से भरपूर होते हैं। सिंपल। अगला, अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे पूछेगा, आपसे क्या करेगा कि एक जनजाति का नाम देकर के किसी पारंपरिक, जो केवल देखिए बहुत सारे खाने तो ऐसे हैं जो कई जनजातियों में आपको देखने को कॉमन मिलेंगे, है ना। हो सकता है वो भीलों में भी हो और हो सकता है वो आपका शहरियाओं में भी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा सवाल तो नहीं आएगा। जनरली क्या करेगा, एक तो ये पूछेगा आपसे कि जो जनजातियाँ हैं, ट्राइबल्स हैं, उनका जो पारंपरिक भोजन में वो किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ये चीज़। दूसरा, कोई स्पेशल, कोई पर्टिकुलर किसी जनजाति का कोई स्पेशल फूड पूछ सकता है और उससे क्या प्राप्त होता है, उसका पोषक तत्व क्या है, ये पूछ सकता है। तो सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे भील। अब भीलों में ज्वार, मक्का और ये रानी साग, ये सब चीज़ों को ये खाते हैं। क्या होता है भैया, सीजनल फूड है, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बैगा, इनमें भी आप देख लेंगे जंगली शहद, कोदो, जो कोदो कुट के साथ में बनता है वो, सांभा, चना, कंद मूल, इनको खाते हैं। ट्रेडिशनल मिलेट्स हैं ये, और ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर मात्रा में इनको प्राप्त होता है। वहीं कोरकुओं की बात करेंगे तो कोरकू चावल, रतालू और बांस की सब्जी, कच्चा बांस रहता है उसकी कुछ सब्जी बनाते हैं, एक ट्रेडिशनल इनकी सब्जी है। कैल्शियम रिच रूट्स होते हैं, ट्राइबल हर्ब्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। शहरिया, यहाँ देखेंगे आप मक्का, गेहूँ, साग और रबी खरीफ की जो फसलें रहती हैं उसको ये खाते हैं। सबसे मेन है लो कॉस्ट एनर्जी डाइट, कम पैसे में इनको वो एनर्जी और वो डाइट इनको प्राप्त हो जाती है। अगला है भिलाला, ये भील भिलाला इन्हीं की एक सबकास्ट होती है। ये मोटा अनाज ये जनरली अपने खाने में शामिल करते हैं और इससे इनको एक बैलेंस न्यूट्रिशनल ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल इनका बनता है। नाहल, प्रधान, भारिया, ये भी कोदो, जंगली कंद, शहद और वहाँ की उगाई हुई खुद की फल सब्जियाँ जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करते ये लोग, उसको खाते हैं और नेचुरली ऑर्गेनिक डाइट है ये इनकी और हाई इम्यूनिटी फूड से कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं कि पारंपरिक आदिवासी भोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। सब है, सिंपल है, स्थानीय खाद्य प्रणाली पर आधारित होते हैं, इनको कहीं बाहर से उगाना नहीं पड़ता, मंगाना नहीं पड़ता, और मौसमी फसलें हैं, जैसे जैसे मौसम की जो नीड होती है वो फसलें यहाँ पे उगती हैं और उसको जब खाते हैं तो शरीर को भी अच्छे से वो सुरक्षित रखता है। वहीं मोटे अनाज का उपयोग करते हैं ये लोग, जिसमें हाई न्यूट्रिशंस प्लस लो जीआई होता है। कंद मूल व पत्तेदार साग का प्रयोग करते हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सोर्सेस, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स ये होता है। प्राकृतिक स्वीटनर्स होते हैं, जैसे आप कोका कोला या जो भी चीज़ें जो आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भर भर के जो उसमें स्वीटनर्स डाले जाते हैं, लेकिन ये जंगली शहद, आंवला, जिसमें नेचुरली रूप से जो फ्रक्टोज रहता है केवल उसी को ये लोग खाते हैं, तो ये स्वस्थ रहते हैं। फर्मेंटेड फूड्स, कुछ आदिवासी क्षेत्रों में झोल, चावल, बियर आदि जो गट हेल्थ सुधारते हैं उसका भी ये लोग यूज करते हैं। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हो गई। हमने क्या देखा, अब देखिए पूरा एक बार समझ लीजिए। हमने सबसे पहले देखा हमारा टॉपिक, देखिए आपको अपना सिलेबस देखना होगा, उस सिलेबस में आप देखेंगे तो टॉपिक का नाम ये हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2, ये टॉपिक नंबर 2। अब देखिए जब आप सिलेबस को देखिएगा तो आपको दिखेगा यूनिट नंबर 1, जिसका हम टॉपिक नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज हम टॉपिक नंबर 2 पे हैं, जिसमें पूरा है पारंपरिक भोजन और उसका महत्व। तो पारंपरिक भोजन हमने समझा क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा पारंपरिक भोजन मिलता है ये देखा, उसका हमारा साइंटिफिक उसका महत्व क्या है वो समझा, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व क्या है, खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका, जिन खानों में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है उसमें हम फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देते हैं। हमने वो भी पढ़ा कि ज़रूरी क्यों है, हिडन हंगर को दूर करने के लिए ज़रूरी है। हमने कॉमन कुछ फोर्टिफाइड फूड्स भी देखे कि किसमें हम क्या मिलाते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं जो इससे दूर होती हैं वो देखा, सरकारी पहल को समझने की कोशिश की। इसके अलावा भारत में उचित भोजन की चुनौतियां क्या हैं, जिसमें हमने संतुलित भोजन का अर्थ समझा, जिसमें ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर जो है उसमें होनी चाहिए।
प्रमुख चुनौतियां समझी क्या क्या है, क्यों नहीं लोगों को मिल पा रहा है ये खाना। इसके अलावा इसके समाधान हमने पढ़े क्या क्या हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के हमने पारंपरिक भोजन को देखा और उनकी विशेषताएं देखी। अब देखिए कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे हम ये पढ़ चुके हैं ऊपर ही, लेकिन फिर से भी देख लीजिए। आयन चाहिए, कोदो कुट की लीफ, लीफ साग का मतलब होता है। तो सबसे पहला है कोदो कुटकी और लीफ साग। लीफ का मतलब क्या, जो पत्तीदार सब्जियां रहती हैं वो। इनसे हमको भरपूर मात्रा में आयन मिलता है और आयन से हमारा एनीमिया दूर होता है, खून की कमी दूर होती है। अगला है रतालू, महुआ और बीजकंद। जो लोग खा रहे हैं यानी कि वो कैल्शियम की पूर्ति कर रहे हैं, है ना। मोटा अनाज अगर आप खाइएगा तो आपको फाइबर प्राप्त होगा, फाइबर बॉडी के लिए आवश्यक है। वहीं अगर आप आंवला खाएंगे तो एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करता है, इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, जो हमको एंटीऑक्सीडेंट देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। वहीं फर्मेंटेड फूड अगर आप लेंगे तो वो प्रोबायोटिक होते हैं। कभी आपने देखा होगा छाछ का पैकेट कभी आप खरीदिएगा तो उस पर लिखा रहता है प्रोबायोटिक छाछ, तो ये क्या होता है, फर्मेंटेड फूड इसको हम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ये जो ट्राइबल्स हैं ये जब इतना सब कुछ करते हैं, ये तो बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं अपना ट्रेडिशनल, तो इनको कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन याद रखिए कि मध्य प्रदेश में सहरिया सबसे ज़्यादा कुपोषित जनजातियां हैं और भी दूसरी जनजातियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कुपोषण की चपेट में हैं। अब देखिए इसका भी कारण होगा कि क्यों है ऐसा, यानी कि इनका जो ट्रेडिशनल खाना है वो प्रॉपर तरीके से इनको नहीं मिल पा रहा होगा और उसके पीछे भी कुछ रीजंस होंगे, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला भैया, आधुनिकीकरण का प्रभाव। अब देखिए मोबाइल तो इनके पास भी पहुंच गया है, तो ये भी देखते हैं कि नहीं यार, हम जो खा रहे हैं तो ऐसे ही है, फूल पत्ती हैं, हमको तो एक्चुअल में ये खाना है, जंक फूड, पैकेज्ड फूड ये खाना है, तभी हम क्या है, कूल दिखेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत आधुनिकीकरण का प्रभाव। दूसरा, नॉलेज गैप। ये कहाँ एक देखने को मिलेगा आपको, सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में। अब देखिए इनको ऐसा लगता है कि बड़े बड़े मॉल्स में जा कर के जब हम मोमोज खाएंगे, जब हम पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उनको जब हम खाएंगे तभी हम शहरी दिखेंगे, तभी हम कूल दिखेंगे। समझ में आया आपको। अगर हमने खिचड़ी खा ली तो शायद हमको कोई अपने पास बैठा लेगा भी नहीं। तो हैं तो ये स्मार्ट, क्योंकि स्मार्ट जगहों पे जाते हैं, खूब सारा पैसा खर्च करते हैं खाने पे, लेकिन इनको परंपरागत ज्ञान जो है उसकी इनके अंदर कमी है। ठीक है। कुपोषण की समस्या, पर्याप्त मात्रा में बैलेंस डाइट जब नहीं मिलेगी तो कुपोषण तो होगा ही होगा। बाकी फूड फोर्टिफाइड अवेयरनेस नहीं है, ट्राइबल बेल्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। वॉश इश्यू, सेफ वाटर, हाइजीन प्रैक्टिसेस, इसकी भी कमी, इसकी वजह से भी संक्रमण होता है, ये भी इसकी वजह से भी हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा है कि ये जो हमारे ट्राइबल बंधु हैं ये वनोपज पर निर्भर हैं। अब देखिए ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं, मेनली जंगल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। अब आप जंगलों को काट देंगे हीरा पाने के लिए, तो जंगलों में ये रहने वाले हीरे तो बेचारे परेशानी में आ जाएंगे। अब वनोपज पे इनकी निर्भरता है, अब आप वनों को काटते जाएंगे तो ये क्लाइमेट चेंज उत्पन्न होगा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो इनको जो वनों से प्राप्त होने वाली चीज़ें थी उसमें कमी आ गई, और दूसरा क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा अब, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल जो ये चीज़ें उगाते थे उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। बाकी सरकारी योजनाओं का लिमिटेड रीच में जाना, बहुत सी जगहों पे आज भी ICDS PDS जैसी योजनाएं ट्राइबल एरियाज़ में उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है, ये हमें देखना होगा। ठीक है। अब देखिए समस्याएं देख ली, चुनौतियां, अब हम इनके समाधान की ओर बढ़ते हैं, क्या हो सकते हैं और क्या चल रहे हैं। सबसे पहला भैया पोषण अभियान, ट्राइबल वुमेन और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए चलाया गया है। ICDS स्कीम, ये आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण देना, बच्चे जाते हैं खाना स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने के लिए, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में, तो उनको जो खाना मिलता है वो इसी के माध्यम से मिलता है। मिलेट मिशन चलाया जा रहा है कि मोटे अनाज को बढ़ावा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि बाजरा बढ़ाइए और मोटा अनाज कोदो कुटकी वगैरह ये सब चीज़ों को आप बढ़ावा दीजिए, रागी, इन सबको उगाइए, क्योंकि ये
इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। इसमें अच्छे से आपकी बॉडी को जो जो चाहिए वो सब मिलता है। ट्राइबल फूड फेस्टिवल एंड अवेयरनेस ड्राइव्स ये चलाई जाएँ जिनसे नॉलेज रिवाइव हो और सामुदायिक भागीदारी बढ़े और इन लोगों को पता चले कि ये कहीं पिछड़े हुए नहीं हैं। ये जिन चीज़ों को खा रहे हैं इनको वापस शहरियों को उन पर ही लौट कर आना होगा अगर इनको इनको संतुलित जीवन जीना है तो। फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम बताएं। आयोडीन, आयरन, विटामिन ए और डी युक्त आहार, इसका प्रचार किया जाना चाहिए। उसके अलावा ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये बनाए जाने चाहिए जिनसे कि पौष्टिक भोजन बनाने और बेचने का इनको प्रशिक्षण प्राप्त हो। समझ में आ गया? तो इतना सारा हमने टॉपिक देख लिया। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो MCQs में तैयार कर लेंगे उनको, इसमें नहीं, बाद में। इस केवल देखिए, हमारी योजना ये है कि पहले तो हम आपको पूरा करा दें सिलेबस, हर यूनिट का हर एक टॉपिक पूरा ये कंप्लीट करा दें 45 दिनों के अंदर। कोशिश करेंगे इतने दिन में कराने की, और हर टॉपिक के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक्स MCQs आपको बता दें, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है इससे असल में क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे। ये जब आपको समझ आ जाएगा तो देखिए, कभी भी कोई भी सिलेबस या कभी भी कोई भी टॉपिक कंप्लीट कभी नहीं आप उसको कह सकते, क्योंकि वो असल में कभी होगा ही नहीं। आप 10 तरह से किताबें निकालेंगे, 10 प्रकार की किताबों में आपको 10 तरह की चीज़ें और नई नई दिखेंगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हम इतना सारा पढ़ेंगे तो भाई मेरे एक यूनिट भी तैयार नहीं हो पाएगी 45 दिन में, याद रखना। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम बेसिक्स ये पढ़ रहे हैं, बेसिक्स नहीं, ये भी अच्छा है, एडवांस लेवल का है। ये सब पढ़ने के बाद इनके साथ साथ ही क्वेश्चंस लगा लेंगे, 10-10, 15-15 क्वेश्चंस। इसके बाद जब आपका ये एक यूनिट हो जाएगा, जैसे अभी आपका यूनिट 1 जब हो जाएगा, तब हर टॉपिक का कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आएँ, ठीक है। जैसे टॉपिक 1 ये हो गया, टॉपिक 2 ये अब हमारा चल रहा है, इस टॉपिक के हम 50 क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे। डिफरेंट जो बुक्स होंगी और जो आए हुए MCQs होंगे, PYQs होंगे, उनसे निकाल करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे। तो यकीन मानिए आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बेसिक ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला सवाल है आपका, पारंपरिक भोजन का प्रमुख लाभ क्या है? लगाने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो इसका आंसर मैं सीधा सिंपल आपको बताता हूँ, पोषण से भरपूर और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इसी को हम क्या कहते हैं, पारंपरिक भोजन का प्रमुख इसको लाभ माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पारंपरिक भोजन का उदाहरण है? सिंपल है, बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। खाद्य फोर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए, बताएं। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना, ऑप्शन नंबर सी। 4 बताइए, आयोडीन युक्त नमक किस पोषक तत्व की कमी को दूर करता है? आयोडीन की कमी को पूरा करेगा, बताइए। FSSAI द्वारा फोर्टिफाइड खाद्य उत्पाद की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? रट गया होगा, अगर टॉपिक पूरा देखा होगा तो +F। भारत में कुपोषण की सबसे आम समस्या क्या है, बताइए, ऑप्शन सी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। निम्नलिखित में से कौन सी फोर्टिफिकेशन की रणनीति है, बताएं। सामान्य खाद्य में पोषक तत्वों की वृद्धि कर देना, बताया था। मिल्क है उसमें विटामिन ए और डी ऐड कर देना। जो नमक है, सॉल्ट में आयोडीन मिला देना, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ होगी। भारत में पोषण अभियान किससे संबंधित है? बताया था, कुपोषण की रोकथाम, खासकर जो ट्राइबल बंधु हैं उनकी, वुमेन और चिल्ड्रन, उनमें कुपोषण को दूर करने के लिए। अगला, किस खाद्य पदार्थ में अक्सर विटामिन ए और डी मिलाया जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले अभी बताया यहाँ पे दूध, मिल्क, लेकिन यहाँ पे दूध के साथ में खाद्य तेल इनमें भी ऐड किया जाता, तो ये टॉपिक हो गया। अगला, पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं। देखिए, संतुलित आहार और संस्कृति का संरक्षण, ये यहाँ पे इसके आंसर्स दिए हुए हैं, आप एक बार और चेक कर लेना। बाकी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं आपके लिए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अब देखिए, इसको जब आप MCQ का इसका जो आंसर देखेंगे तो यहाँ पे गोंड दिया है, लेकिन ये गलत है, इसका आंसर होगा भील, ठीक है। ये 39% के आसपास हैं। टोटल जो जनजाति हैं
ये 1.5 करोड़ हैं, जिसमें से अकेली भील 39%, 39% के आसपास हैं, लगभग 60 लाख। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। गोंड जनजाति में पारंपरिक आहार में इनमें से क्या प्रमुख रूप से शामिल होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोदो, कुटकी और महुआ। मोटे अनाज का प्रमुख पोषण तत्व क्या है बताएं? तो याद रखेंगे फाइबर और आयरन। नमक से ये आयोडीन मिलेगा, कैल्शियम वगैरह और प्रोटीन ये सब हमको दूध से प्राप्त होंगी, है ना, ये सब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, महुआ फल का उपयोग आदिवासी समुदाय में किस रूप में होता है बताएं? याद रखना खाद्य और पेय। जो महुआ रहता है उससे ये कच्ची शराब भी बनाते हैं, जो इनकी ट्रेडिशनल है, इसको याद रखना। बाकी कोरकू जनजाति मुख्य रूप से किस प्रकार के भोजन का सेवन करती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन में दिया हुआ है कोरकू चावल, रतालू और बांस की सब्जी। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ प्राकृतिक प्रोबायोटिक का स्रोत है बताएं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झोल व किण्वित आहार, फर्मेंटेड फूड रहता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना आदिवासी समुदाय में कुपोषण को दूर करने के लिए चलाई जा रही है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन 8 और क्वेश्चन नंबर 8। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय में खाद्य असुरक्षा की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? तो याद रखना जलवायु परिवर्तन और वनोपज की कमी, ये सबसे बड़ा एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मिलेट मिशन का उद्देश्य क्या है? मिलेट मिशन का उद्देश्य क्या है बताएं? याद रखना पारंपरिक अनाजों का प्रचार और उनका पोषण की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, आदिवासी भोजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्या ये हो सकता है इम्पोर्टेड पैकेज फूड? बिल्कुल नहीं। फास्ट फूड आधारित? नहीं। प्रोसेस फूड पर निर्भरता? नहीं। तो आंसर बचा सी, लोकल, मौसमी और पोषक आहार। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के ये जो हमने किए उनके आंसर्स दे रखे हैं, इसको चेंज करके भील कर लेना। गोंड सेकंड नंबर पे आते हैं। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अब हम कल टॉपिक नंबर 3 को करेंगे कंप्लीट, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।